भौतिक विज्ञान कक्षा 12 की पहला अध्याय विद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र में ये वीडियो नंबर दूसरा है। इसमें हम पढ़ेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत एवं आवेश के मूलभूत गुण। तो हेडिंग है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या होता है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत? प्रत्येक पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म कणों को ही परमाणु कहते हैं। जैसे ये एक कोई पदार्थ है। अब ये पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। ये बहुत सारे कण, सूक्ष्म कण, असंख्य सूक्ष्म, ये सूक्ष्म कण है। सूक्ष्म कण, इन कणों को ही परमाणु कहते हैं। इन कणों को प्रत्येक परमाणु जैसे एक ये परमाणु है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म भाग होता है जिसमें उदासीन न्यूट्रॉन तथा धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं और इन प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन इनकी निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जैसे ये नाभिक, इस सूक्ष्म भाग को हम नाभिक कहते हैं। इनकी निश्चित कक्षाएं, जैसे ये कक्षा ये बना देते हैं, ये कक्षा है और एक ये कक्षा, ये और एक ये कक्षा, इसमें एक ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने के कारण ये परमाणु होता है, ये उदासीन होता है। अब परमाणु उदासीन होने के कारण पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, तो पदार्थ भी क्या हो जाता है? पदार्थ ये भी उदासीन होता है। यानी इस पर जितने धन आवेश होगा उतना ही ऋण आवेश होगा। पदार्थ उदासीन होता है जब दो पदार्थों को, पदार्थ ए और ये पदार्थ बी, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर चले जाते हैं। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ऐसे मान लेते हैं इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 20 और प्रोटॉनों की संख्या भी है 20 है। इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 30 और प्रोटॉनों की संख्या भी 30 है। अभी ये क्या है? दोनों पदार्थ उदासीन है। जब इससे ए पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन बी पर जाता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन बचते हैं 19 और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 20। तो नेट आवेश कितना हो गया? नेट या एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी। एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण इस पर क्या हो गया? एक प्रोटॉन अधिक हो गया। एक प्रोटॉन अधिक हो गया।
और यहाँ पर क्या होगा, ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 31 हो गई, और प्रोटॉन कितने हैं, उतने ही है 30। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी, अधिक अधिक अधिकता हो गई। एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हुई और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब ये बी व पदार्थ, बी पदार्थ कैसा हो गया, बी हो गया ऋणावेशित, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया और एक ए से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। तो यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं प्रत्येक पदार्थ, ये पदार्थ है, प्रत्येक पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ असंख्य सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में कुछ सूक्ष्म भाग होता है जिसे नाभिक कहते हैं। नाभिक में उदासीन न्यूट्रॉन तथा धन आवेशित प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में प्रोटोनों होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे रहते हैं। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु में बराबर होने के कारण प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है तो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, तो पदार्थ भी उदासीन हो जाता है। पदार्थ भी उदासीन हो जाता है। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश तथा दूसरे पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत लिख सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु के केंद्र में सूक्ष्म भाग होता है जिसमें उदासीन न्यूट्रॉन तथा धनावेशित प्रोटॉन होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन एक प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षाओं में परिक्रमण गति या चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण प्रत्येक परमाणु उदासीन होता है। इसीलिए प्रत्येक पदार्थ भी उदासीन होता है, क्योंकि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से। जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उस पदार्थ पर धन आवेश तथा जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है उस पर ऋण आवेश आ जाता है। इस प्रकार किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं पहला गुण है, पहली हेडिंग है आवेश के मूलभूत गुण में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। तो आकर्षण एवं प्रतिकर्षण, जब आवेश के प्रकार बताए गए थे तब बताया था आकर्षण कब होता है आवेशों के बीच और प्रतिकर्षण कब होता है, जब दो समान प्रकार के आवेश, ये कैसे हैं, समान प्रकार के, या ऋण और ऋण, ये हैं समान प्रकार के आवेश, समान प्रकार के आवेश, या इनको हम कहते हैं सजातीय आवेश। जो समान प्रकार के या सजातीय आवेश एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं। यानी एक धनावेशित वस्तु दूसरे धनावेशित वस्तु के पास ले जाएंगे तो एक दूसरे को दूर हटाएंगे, यानी प्रतिकर्षित करेंगे। और जब एक
धनावेशित वस्तु और दूसरी ऋणावेशित हो, जिसे हम कहते हैं विपरीत प्रकार के आवेश। विपरीत प्रकार के आवेश, विपरीत प्रकार के आवेश, या कह सकते हैं विजातीय आवेश। विजातीय आवेश जब एक धनावेशित वस्तु और एक ऋणावेशित वस्तु एक दूसरे के समीप लाते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यही हमें लिखना है। इसमें कैसे लिखेंगे? लिखेंगे समान प्रकार के आवेश या सजातीय आवेश, शॉर्ट में लिख सकते हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये पहला पॉइंट था आकर्षण एवं प्रतिकर्षण में। इस तरीके से दूसरी हेडिंग है आवेशों के योजिता का नियम। आवेशों के योजिता का नियम, योजिता का नियम, इसे आवेशों के योग का नियम भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ये एक निकाय है। क्या है? निकाय। निकाय है, इस पर ये प्लस क्यू आवेश है, प्लस Q1 आवेश, यहाँ माइनस Q2 आवेश है, यहाँ प्लस Q3 माइनस Q4, कुछ भी आवेश ले सकते हो। ये एक निकाय है, इसमें ये आवेश है। अगर इनको हमें जोड़ना है, इनको जोड़ने के लिए कौन सा गणितीय नियम यूज करते हैं? बीज गणितीय। पीछे पढ़ चुके हो बीज गणितीय, योग का नियम, योग का नियम। इसका हम जो किस तरीके से जोड़ेंगे, मान लेते हैं इसका परिणामी आवेश, इसका इस निकाय का परिणामी आवेश या कुल आवेश क्या है? परिणामी आवेश कैपिटल Q है। किस तरीके से जोड़ेंगे? तो इसको हम लिखेंगे कुल आवेश Q बराबर, इनके आवेश जोड़ेंगे Q1 प्लस के माइनस के Q2 प्लस के Q3 प्लस माइनस के Q4। इस तरीके से हम जोड़ेंगे। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे किसी निकाय का परिणामी आवेश इस निकाय के आवेशों के बीजगणितीय योग, ये बीजगणितीय योग है, आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। लिख देंगे, लिखेंगे माना कोई निकाय है जिसका परिणामी आवेश कैपिटल Q है तथा जिसके कणों के आवेश Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट माइनस के Q4 डॉट डॉट डॉट, Q1, माइनस के Q2, प्लस के Q3, माइनस के Q4 डॉट 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 है। ऐसे आवेश मान सकते हो कुछ भी। इस तरीके से हम आवेशों के योग का नियम या योजिता का नियम लिखते हैं। अब तीसरा आता है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? देखो, आवेश संरक्षण का नियम जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, वैसे ही आवेश संरक्षण का नियम होता है। इसमें क्या होता है, वहाँ ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित। ऐसे यहाँ आवेश, यहाँ क्या होता है? एक आवेश, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, ये क्या है? एक एकल आवेश है। इसी के साथ एक प्रोजेक्ट और लिख दिया है धनात्मक, ये पॉजिट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन और ये क्या है? एक पॉजिट्रॉन है जिसपे धन आवेश होता है, ये इसका एंटी कण होता है, प्रतिकण। तो लिख सकते हैं हम एकल आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया। आप चाहो तो एक प्लस को या एक माइनस को उत्पन्न नहीं कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। तो लिखेंगे एकल आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है।
बल्कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसीलिए किसी विलगित चालक पर कुल आवेश नियत रहता है। विलगित चालक जिसका सब निश्चित होता है, द्रव्यमान, उसका आवेश निश्चित होगा, नियत होगा, तो ये आवेश संरक्षण का नियम होता है। अब इसमें दो भाग होते हैं इसके। पहला होता है कैसे आवेश इसके अंतर्गत उत्पन्न भी होते हैं लेकिन इस नियम का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले एक होता है युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन में क्या होता है, एक गामा फोटोन जिसकी ऊर्जा लगभग होती है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक का फोटोन जब किसी धातु की सतह पर, जैसे ये धातु की सतह है और इस पर एक फोटोन, यहां से ये कोई एक फोटोन आपतित हो रहा है, गामा फोटोन इस पर, ठीक आपतित होता है तो ये पदार्थ इसको क्या करता है, अवशोषित कर इसमें दो छोटे छोटे कणों को बना देता है। जैसे एक कण को हम मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन और एक बनता है पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति कर देता है। इस प्रकार एक पर ऋण आवेश और एक पर धन आवेश, यानी एक ऋण और एक धन एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। इसको हम समीकरण से समझ सकते हैं, जैसे ये गामा फोटोन क्या है, गामा फोटोन। अब इसी से एक इलेक्ट्रॉन, इसको लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। अब देखा जाए आवेश संरक्षण के नियम का ये पालन करता है कि नहीं। गामा क्या होता है, गामा उदासीन है, ये उदासीन होता है, उदासीन है तो इसका आवेश क्या होगा, शून्य। अब इधर देखो, इधर देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, पॉजिट्रॉन पे धन आवेश, तो इनका कुल आवेश परिणामी आवेश देखा, इसका भी शून्य, यानी कि आवेश उत्पन्न हुआ लेकिन आवेश संरक्षण के नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जब कोई गामा फोटोन जिसकी ऊर्जा क्या 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है किसी धातु की सतह पर आपतित होता है, तो धातु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर दो कणों में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये कण एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन होता है। अब देखते हैं गामा कण क्या है, गामा फोटोन एक उदासीन है, इस तरफ एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन इनका परिणामी आवेश देखते हैं तो ये शून्य प्राप्त होता है और इस तरफ भी शून्य है, तो ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसके बाद में दूसरे युग्म विनाश इसका विपरीत होता है। युग्म विनाश में जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन परस्पर एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं एक दूसरे को, और दो गामा फोटोन ऊर्जा मुक्त करते हैं। ये इसे कहते हैं युग्म विनाश। जब एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन परस्पर एक दूसरे के निकट आते हैं तो एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर दो गामा फोटोन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह क्रिया युग्म विनाश कहलाती है। अब इधर भी देखो, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, यहाँ आवेश क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, इसका परिणामी आवेश देखा है शून्य, और गामा ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है इस पर भी क्या है, आवेश कैसा है, उदासीन होते हैं, तो इस तरफ भी आवेश क्या होगा, शून्य होगा, इस तरफ भी परिणामी आवेश शून्य, इस तरफ, तो आवेश संरक्षण के नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार आवेश नष्ट भी हो जाते हैं और इस प्रकार उत्पन्न भी होते थे युग्म उत्पादन में।
अब आवेश के मूलभूत ग्रुप में चौथा पॉइंट है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटीकरण इसको हम परमाणुकता भी कहते हैं। परमाणुकता, देखो इसको समझने के लिए समझते हैं। जैसे दो पदार्थ हैं, एक ये पदार्थ है ए और एक ये पदार्थ है बी है ये पदार्थ। अब ए पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मान लेते हैं 20 हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं 20। तभी ये पदार्थ कैसा होगा अभी ये पदार्थ उदासीन है, उदासीन। ठीक, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं 30 और प्रोटॉनों की संख्या है 30। ये भी कैसा है, उदासीन है, भी उदासीन है। इसके बाद जब इनको आपस में रगड़ते हैं, रगड़ने पर जब रगड़ते हैं आपस में तो इससे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। जब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी 19। यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बचेगी, यहाँ कितनी इलेक्ट्रॉन संख्या हो जाएगी 31 हो जाएगी। 31 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ क्या हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो गई और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई। फिर एक इलेक्ट्रॉन और चला जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता। ऐसे यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की कमी और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसी प्रकार n इलेक्ट्रॉन इससे उसमें जाएं, मान लो n इलेक्ट्रॉन है जाएं तो क्या बनेगा माइनस के Ne यहाँ प्लस के Ne। यहाँ देख रहे हो एक एक इलेक्ट्रॉन क्रम से जा रहे हैं, 1 2 3 इस तरीके से जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये बना है। इसी से इसका एक सूत्र बन जाता है, आवेश इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं यानी कि वस्तु आवेशित होती है तो Q बराबर प्लस माइनस के Ne, ये सूत्र बनता है। n क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखो 1 गए 2 गए 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे तो कितने गए n। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो ये फॉर्मूला इसका बनता है और इससे ये समझ में आता है कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, एक मूल कण है। मूल कण मतलब इसको विभाज्य नहीं किया, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। हालांकि अब पता चला है कि ये क्वार्क से मिलकर बना होता है, जो इसमें अप क्वार्क 2e/3 और डाउन क्वार्क e/3 माइनस के ये होते हैं। इनसे मिलकर जब बनता है इनको ऐड किया जाता है 2e/3 प्लस e/3, तो ये जुड़ के 3e/3 त्रिकड़ के e बन जाता है ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको अभी इसको सही से अभी परिभाषित बिल्कुल नहीं किया गया है, नहीं कर पाए हैं। तो इसलिए ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक मूल कण होता है, मूल कण होता है। और ये क्या है, ये देखो संख्याओं के कैसा है, गुणज है। तो ये संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या दिखाता है n। तो n इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। किसका होता है, पूर्णांक संख्याओं का ये पूर्ण गुणज होता है। पूर्णांक संख्याओं का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। ये दो मुख्य पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है और यह क्या होता है, पूर्णांक संख्याओं का पूर्ण गुणज होता है। जो गुणज है यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके, प्लस में भी संख्या हो सकती है, वो माइनस में भी हो सकती है। इसलिए तो इसका विभाजन किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं, Q बराबर 1 इलेक्ट्रॉन गया था, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 डॉट। और ये इस संख्याओं का गुणज है, पूर्णांक संख्याओं का गुणज है। तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं।
तो इसको कहते हैं एक निश्चित क्रम विभाजन। ये निश्चित क्रम, इसको चाहो तो ऐसा विभाजन नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कर दें 2/3 ई प्लस माइनस, फिर कर दें 4/3 प्लस माइनस ई। इस तरीके से ये अनिश्चित हो गया, अनिश्चित विभाजन नहीं कर सकते। ये है निश्चित विभाजन। तो इस तरीके से किया जा सकता है विभाजन। तो आवेश का क्वांटीकरण में कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं आवेश, इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है। इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है। यह पूर्णांक संख्याओं या पूर्ण संख्याओं का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित क्रम में ही विभाजन संभव है। इसका अनिश्चित क्रम में विभाजन नहीं किया जा सकता। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। लिख सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे ये कोई एक वस्तु है जिस पर 20 कूलाम आवेश है, 20 कूलाम आवेश है, और ये एक कोई व्यक्ति इसको यहां से देखता है, या प्रेक्षक इसको कह सकते हैं, प्रेक्षक। और ये वस्तु गति करती है, गतिशील होती है, गति करती है, और ये प्रेक्षक देखता है, तब भी इस पर क्या आवेश होगा? 20 कूलाम। या ये व्यक्ति इधर जाता है, इधर गति करता है, तो इस वस्तु पर आवेश देखा जाए तब भी यही आवेश 20 कूलाम ही रहेगा। ये किसी भी वेग से गति क्यों ना करे, उसका आवेश जो है उस वस्तु पर वही रहेगा, आवेश नहीं बदलेगा। मतलब किसी वस्तु पर आवेश क्यों, रेस्ट पर, जो रेस्ट पर होता है वही आवेश क्या रहता है? मोशन, गतिशील अवस्था पर भी वही रहता है। इसको हम लिख सकते हैं आवेश पर किसी वस्तु के वेग का या किसी प्रेक्षक की गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गति अवस्था में आवेश और विरामावस्था में आवेश बराबर रहता है। अब इसके बाद में छठवां, आवेश तथा द्रव्यमान में संबंध। आवेश तथा द्रव्यमान में संबंध। आवेश तथा द्रव्यमान में संबंध। मान लेते हैं कोई पदार्थ है, जैसे ये, यदि इसे 10 कूलाम आवेश देते हैं या 10 इलेक्ट्रॉन इसे देते हैं, तो पहले जो इसका द्रव्यमान होगा 10 इलेक्ट्रॉन देने पर इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बदलेगा द्रव्यमान, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता है। ये द्रव्यमान में इसकी वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा पहले से जो द्रव्यमान होगा। देखो, इसको समझने के लिए एक नई भौतिक राशि बताई गई है, भौतिक राशि जिसे हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश क्या होता है? विशिष्ट आवेश आवेश बटे द्रव्यमान, यानी आवेश और द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश।
आवेश और द्रव्यमान। देखो अभी पढ़ा था कि किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, चाहे वो गति करे, कुछ भी गति करे, कोई भी वेग हो, उस पर आवेश क्या रहता है, निश्चित रहता है, ये पढ़ा था। अब यहाँ पर देखो ये आवेश बटे द्रव्यमान, इससे हम इसका मात्रक लिख सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम, और इसका किलोग्राम, कूलाम प्रति किलोग्राम। ये विशिष्ट आवेश होता है। देखो इसमें संबंध क्या होता है, आवेश और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, इसको समझने के लिए आइंस्टीन के सापेक्षिकता सिद्धांत। तो आइंस्टीन का सापेक्षिकता सिद्धांत क्या होता है, आइंस्टीन की सापेक्षिकता के सिद्धांत से। तो इसका सिद्धांत क्या होता है, m बराबर m नॉट बटे में अंडर रूट 1 माइनस के v स्क्वायर बटे में c स्क्वायर। ये सूत्र दिया इन्होंने। ये सूत्र दिया था। इसमें m नॉट क्या है, वेयर m नॉट विराम द्रव्यमान है, विराम द्रव्यमान, और v पदार्थ या वस्तु का वेग, और c है प्रकाश की चाल, इस m को गतिमान अवस्था में पदार्थ का द्रव्यमान। देखो यहाँ क्या होता है, द्रव्यमान Q बटे m का संबंध देखा जाए, विशिष्ट आवेश का मान वेग पर निर्भर करता है। वेग पर कैसे निर्भर करता है, यदि किसी वस्तु का वेग या पदार्थ जो ले रहे हैं उसका वेग, पदार्थ का वेग, वैसे सामान्यता क्या होता है, पदार्थ का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। यहाँ पर v स्क्वायर है, तो v स्क्वायर है तो v स्क्वायर का मान तो और v से और भी कम होगा जब वर्ग करोगे, जैसे 0.2। अगर ये संख्या है बहुत कम है, इसका हम अगर वर्ग करते हैं, कम का मतलब होता है एक से कम संख्या ले, इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो 0.04 और भी कम हो जाएगा इससे मान 0.2 से। तो अगर v का मान यहाँ c के मान से कम होता है, कम होने पर सामान्यता हम देखते हैं कि कोई वस्तु या जैसे गाड़ी है, कोई गति कर रही है, जिस वेग से गति करती है और उसका द्रव्यमान है, मान लो समानता 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से कोई गाड़ी है गति कर रही है और उस पर 100 किलो वजन द्रव्यमान का रखा है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान रखा है, इस वेग से गति कर रही है। तो ये वेग और ये वेग क्या होगा, उस कार का वेग होगा जिसे हम v मान सकते हैं, और प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। तो देखो c की तुलना में v का मान क्या है, बहुत कम है, नगण्य है, बहुत कम, और इसका वर्ग और भी कम हो जाएगा, नगण्य। तो सामान्यतः हम 100 किलोग्राम वस्तु या द्रव्यमान रखा है कार में, और कार किसी 10 मीटर पर सेकंड के वेग से अगर गति कर रही है तो 100 किलोग्राम द्रव्यमान ही रहेगा, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं। यदि यही कार v द्रव्यमान जो है इसके c के बराबर हो जाए, लगभग इसके बराबर हो जाए या कुछ कम रहे, तो क्या होगा,
तो इस द्रव्यमान में 100 किलोग्राम का द्रव्यमान रखा है तो ये बदल जाएगा द्रव्यमान। देखो इसमें सूत्र में रख के देख लेते हैं। जैसे जैसे m बराबर लिखा है m नॉट बटे में ये। अब 1 माइनस के ये मान चेंज होगा, ये बदलेगा। अब ये बदलेगा मान, जैसे v का मान लगभग इसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया लगभग 1 और इसका मान 2, 1/2 मिला, 1/2 या 1/4 मान सकते हैं। जैसे 1/2 मिला। अब इसको आप हल करोगे, हल करने के बाद m बराबर निकालोगे तो m नॉट बटे 1 से घटाओगे तो रूट में 1/2 आएगा। 1/2 यानी इसका ऊपर गुणा कराओगे तो m बराबर क्या हो जाएगा, m गुणे √2 गुणे m नॉट। यानी कि यहाँ पर ये √2 गुना, यानी कि द्रव्यमान क्या हो गया, पहले के गतिमान अवस्था में जो द्रव्यमान था, गतिमान अवस्था में जो द्रव्यमान है वो विरामावस्था के द्रव्यमान से कितना हो गया, √2 गुना अधिक हो गया, इतना बढ़ जाएगा यदि इस चाल से। तो सामान्यतः देखते हैं हम गति के गति वाले चैप्टर में पढ़ा भी है, कोई वस्तु इतने वेग से गति करे उसका इतना द्रव्यमान, तो उतने ही द्रव्यमान लेते हैं। द्रव्यमान के मान कोई चेंज नहीं कर, क्योंकि कोई भी पदार्थ का चाल जो है प्रकाश के चाल के लगभग बराबर नहीं दी जाती, बहुत कम होती है। बहुत कम होने के कारण द्रव्यमान वही हम लेते हैं। ये आइंस्टीन की सापेक्षिकता के सिद्धांत में पता समझ सकते हैं, इससे समझते हैं। ठीक, तो ये विशिष्ट आवेश क्या हो गया, Q/m, यानी कि Q/m हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं, किसी पदार्थ पर या किसी वस्तु पर आवेश तथा उस वस्तु के द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट आवेश